साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे भी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी बुक को हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले जो मेन टर्म है उन सभी मेन टर्म्स को देख लेंगे पहले, इसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में, और चैप्टर में लाइन बाय लाइन सभी कंटेंट्स को देखेंगे, सभी एक्टिविटी को देखेंगे। इसके बाद लास्ट में जो प्रश्नोत्तरी अभ्यास है उसको भी देखेंगे। यानी क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण के A to Z हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, और इसके सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग व्याख्या सहित, एक्सप्लेनेशन सहित हम लोग उत्तर इसमें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रखेंगे, और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और इससे पहले 2 चैप्टर इसी चैनल पर अपलोड है, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से वहाँ पर जाएंगे, तो इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड किए गए हैं तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान और कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी का, और चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब समझते होंगे, अलग अलग करना, पदार्थों को अलग अलग करना। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस है, इसको हम लोग हिंदी मीडियम में देखने वाले हैं। चैप्टर 3 है पदार्थों का पृथक्करण है, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम लोग इसमें देखने वाले हैं, और लास्ट में प्रश्नोत्तरी अभ्यास को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग इस पर जो भी कंटेंट्स आएंगे सभी कंटेंट्स को स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है, और ये एनसीईआरटी का बुक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे देख रहे होंगे स्क्रीन पर विषय सूची है, यानी इस पार्ट में हम लोग कौन कौन सा इस बुक में हम लोग जितने भी चैप्टर हैं बारी बारी से सभी चैप्टर को देखने वाले हैं। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन के घटक। तो आप स्क्रीन पर जैसा ही देख पा रहे होंगे, अध्याय 1 है भोजन के घटक, अध्याय 2 है वस्तुओं के समूह बनाना। तो ये 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया इसी चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। इसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण को देखने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी चैप्टर को देखेंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर देंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 4 में है पौधों को जानिए, अध्याय 5 शरीर में गति, इस प्रकार से अध्याय 6, 7, 8 है, अध्याय 9, 10, 11 है, यानी 11 इसमें चैप्टर है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 6 विज्ञान एनसीईआरटी का है, अध्याय 3 है पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या जानना है, क्या समझना है। तो इस अध्याय में हम सभी यह जानेंगे कि जो पदार्थ है उनका पृथक्करण, उनको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, किसी भी मिश्रण से या किसी भी समूह से। यानी हम लोग किसी भी पदार्थ को किसी भी समूह से या किसी भी मिश्रण से उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं और इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस अध्याय में किसी भी पदार्थ को उनके समूह से कैसे पृथक्करण करेंगे, उनके अलग अलग विधियों का भी अध्ययन करेंगे। यानी किसी भी समूह से वस्तुओं को अलग अलग कैसे कर पाएंगे, और उनको अलग करने की जो विधियाँ होगी उन सभी विधियों को भी देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे समुद्र के जल से नमक को प्राप्त करते हैं, इस चीज़ को भी समझने वाले हैं इस चैप्टर में। कहा जाए तो किसी पदार्थ को उनके समूह या मिश्रण से अलग कैसे करते हैं, यानी किसी भी पदार्थ को उनके समूह या मिश्रण से कैसे अलग करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं।
उनके अशुद्धियों को अलग कैसे करते हैं, यानी किसी भी पदार्थ में अशुद्धियाँ तो जरूर होती है, तो उस पदार्थ में निहित अशुद्धियों को हम लोग कैसे अलग करते हैं, इस चीज़ को भी समझने वाले हैं। उन सभी विधियों के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे, यानी जितनी भी विधियां होगी पदार्थों का पृथक्करण करने का, किसी भी पदार्थ में या किसी भी वस्तु में जो अशुद्धियां होगी उसमें उस अशुद्धियां को हटाने की विधियों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पदार्थों का पृथक्करण को समझेंगे। तो किसी भी पदार्थ का उसके समूह से अलग करने की प्रक्रिया को पदार्थों का पृथक्करण करते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का उसके समूह से यानी उसके मिश्रण से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पदार्थों का जो पृथक्करण है वो करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि पदार्थों का पृथक्करण जो किया जाता है उसकी क्यों आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर पदार्थ में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रहती है, किसी भी पदार्थ में कुछ न कुछ जरूर अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए पदार्थों का पृथक्करण करते हैं ताकि हम शुद्ध पदार्थों का उपयोग कर सकें, यानी किसी भी पदार्थ में अशुद्धियाँ कुछ न कुछ जरूर रहती है, तो उन अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं ताकि हम जो शुद्ध पदार्थ हो उसका उपयोग कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर हम सभी देख पा रहे हैं कि कभी कभी एक ही सामग्री या पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ अलग अलग रूप में निकलते हैं। जैसे दूध का मंथन करने पर उससे क्रीम या मक्खन निकलती है, इस तरह दूध और मक्खन दोनों का उपयोग अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी देख पा रहे हैं कि इसे भी हम पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि एक ही सामग्री या पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ जो है अलग अलग रूप में निकलते हैं। जैसे हम लोग दूध का जब मंथन करते हैं तो उसमें क्रीम या मक्खन निकलती है, इस तरह दूध का भी उपयोग करते हैं और मक्खन का भी उपयोग करते हैं। तो ये भी जो है पदार्थों का पृथक्करण ही है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे कि साधारणतः वस्तुओं में से अशुद्धियों को बाहर निकालने अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ में से हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो पदार्थों का पृथक्करण कहलाती है। यानी किसी भी वस्तुओं में से जो अशुद्धियाँ होती है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पे अब पृथक्करण की विधियों के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पृथक्करण की विधियाँ। तो पदार्थों के पृथक्करण करने के लिए कुछ विधियों का उपयोग हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं, जिसे हम बारी बारी से निम्न रूपों में देखते और समझते हैं। यानी पदार्थों का जो पृथक्करण होती है हम लोग आए दिन अपने दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग आइए बारी बारी से उसको देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है हस्त चयन। तो हस्त चयन नाम से ही स्पष्ट है कि हाथों से उसका चयन करेंगे, यानी हाथों से उसे चुनेंगे। तो आइए उसको ऊपर लेकर चलते हैं और हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है हस्त चयन। तो पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया जो है हस्त चयन कहलाती है, यानी किसी भी पदार्थों को हाथ से चुनकर उसमें से अशुद्धियाँ को निकालते हैं। तो ये जो विधि है हस्त चयन विधि कहलाती है। पदार्थों में उपस्थित बहुत सारे अवयवों यानी अशुद्धियों को हाथों से चुनकर अलग करते हैं। इसी प्रक्रिया या विधि को हस्त चयन कहते हैं, यानी हाथों से चुनकर अशुद्धियों को किसी भी पदार्थों में से निकालते हैं। तो ये जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है, उसे हस्त चयन जाना जाता है। इसके लिए यह शर्त है कि पदार्थों में उपस्थित अशुद्धियों का आकार थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे उसे आसानी से अलग कर सके। यानी इसके लिए यह शर्त है कि जो उसमें अशुद्धियाँ हो उसका आकार बड़ी होनी चाहिए, तभी हम लोग हाथ से चुन सकते हैं। नहीं तो दोनों का आकार सेम रहेगा तो चुनने में कठिनाई होगी। जैसे में अनाजों में उपस्थित कंकड़ पत्थर को अलग करना, यानी किसी भी अनाज में जो कंकड़ पत्थर होता है उसको हम लोग हस्त चयन के माध्यम से उसको अलग करते हैं। अब सेकेंड आप देख पा रहे होंगे थ्रेसिंग। तो सेकेंड विधि को भी हम लोग देखेंगे
कि पृथक्करण करने की ये जो सेकेंड विधि है थ्रेसिंग, इसमें किसका कौन से पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो आइए उसको स्क्रीन पर हम सामने लेकर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेकेंड विधि है थ्रेसिंग। सूखे अनाज के पौधे होते हैं, उसमें काफ़ी सारे अन्न के कण लगे होते हैं। यानी सूखे अनाज के जो पौधे होते हैं उसमें काफ़ी सारे अन्न के कण लगे होते हैं। जैसे आप धान देखे होंगे, धान का पौधा, उसमें ढेर सारा धान का जो कण है उसमें लगे होते हैं। खेत में काफ़ी सारे अनाज के पौधे एक साथ बंधे होते हैं, उसे गट्ठर कहते हैं। यानी जो धान के पौधे होते हैं एक ही साथ, आप देखे होंगे धान के पौधा में ढेर सारा धान का जो कण होता है उसमें लगा होता है, तो उसे गट्ठर कहते हैं। यानी ढेर सारे अनाज के पौधों को हम लोग इकट्ठा करेंगे तो उसे गट्ठर कहेंगे। तो इस विधि में जो अनाज के काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, जिसे हम गट्ठर कहते हैं। गट्ठर का डेफिनेशन हो गया यहाँ पे कि इस विधि में जो अनाज के काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, यानी अनाज के काफ़ी सारे कण देखे होंगे। धान का एक पौधा लीजिएगा तो उसमें ढेर सारा धान के कण लगे होते हैं, तो उसी को हम गट्ठर कहते हैं। इस गट्ठर को लकड़ी के चबूतरे पर रखकर उन्हें पीट कर अनाज के कण को अलग करते हैं, और इस विधि को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। यानी लकड़ी का कोई चबूतरा ले लीजिए और उस पर उसको हम लोग पीट पीट कर धान के कण को उस पौधे से अलग करते हैं, तो इस विधि को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि आगे कौन सी विधि है। तो आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट जो विधि है वह विधि है निष्पावन। तो आइए हम लोग समझते हैं इस निष्पावन विधि में कौन से पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, थर्ड जो मेथड है वो निष्पावन है। तो जब भी किसी पदार्थ के मिश्रण को हवा के सहारे उसमें उपस्थित अवयव या अशुद्धियों को उड़ाकर अलग करते हैं, तो इस विधि को निष्पावन के नाम से जाना जाता है। यानी किसी भी पदार्थ के मिश्रण को हवा के सहारे उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है उसे उड़ाकर अलग करते हैं, इस विधि को निष्पावन कहते हैं। तो इस जो निष्पावन विधि है, नाम से समझ में आ रहा है, पावन यानी हवा के माध्यम से हम लोग उड़ाते हैं उनके अशुद्ध पदार्थों में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से जो पृथक्करण करते हैं, पदार्थों को अलग अलग करते हैं, उसके अशुद्धियों को अलग करते हैं, तो इस विधि को हम लोग निष्पावन कहते हैं। यानी पवन द्वारा यानी हवा द्वारा उसको अलग करते हैं। इस विधि में अनाज काफ़ी नज़दीक में सीधे या नीचे गिर जाते हैं, जबकि अनाज में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं या जो अवयव होती हैं वो हवा से उड़कर दूर गिरते हैं। इस प्रकार से हवा में उसे उड़ाते हैं तो जो शुद्ध कण होते हैं, जो जिसे हम लोग उपयोग करने लायक होते हैं, उपयोगी पदार्थ होते हैं, वो सीधे नीचे गिर जाते हैं, और जो उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ होती है वो हवा के माध्यम से उड़कर बाहर दूर गिरते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेकिन शर्त यह है कि अनाज या पदार्थ के मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ भारी और दूसरे पदार्थ हल्की होनी चाहिए, तभी इस प्रक्रिया को संपादित किया जा सकता है। यानी निष्पावन विधि से वैसे ही पदार्थों का हम लोग पृथक्करण कर सकते हैं जिसमें एक पदार्थ भारी और एक पदार्थ हल्का होनी चाहिए। जिस प्रकार से अनाज में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती है वो हल्के होते हैं और अनाज के कण भारी होते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं हवा के माध्यम से दूर गिरते हैं। तो इस प्रकार से निष्पावन विधि से हम लोग पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वह मेथड है चालन। तो आइए हम लोग चालन को समझते हैं कि इस विधि में हम लोग कौन से पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो पदार्थों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों का आकार होता है, उसे हम चालन विधि का प्रयोग कर पृथक्करण करते हैं। यानी पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों का आकार होता है, अलग अलग उसका शेप एंड साइज होता है, और वैसे पदार्थों को हम लोग चालन विधि से पृथक्करण करते हैं। तो चालन विधि के माध्यम से हम लोग कैसे किसी पदार्थ का पृथक्करण करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग आइए देखते और समझते हैं। तो जैसे आटा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों जैसे कंकड़, पत्थर, भूसे, डंठल को चलनी के माध्यम से पृथक्करण करते हैं, जिसे हम चालन विधि के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग घरों में देखते होंगे जिससे रोटियां बनती है, जो आटा होते हैं, तो उसमें कंकड़ पत्थर भी होते हैं, भूसे डंठल होते हैं, तो उसे चलनी के माध्यम से चाला जाता है ताकि जो बेकार पदार्थ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं उसमें, वो चलनी में ऊपर ही रह जाएगा, और जो उपयोगी पदार्थ है जिसे हम लोग रोटी बनाने में यूज करेंगे वो नीचे चलनी में गिर जाता है। तो इस विधि के माध्यम से अनाज के छोटे कण और उसमें उपस्थित अनेक प्रकार के अशुद्धियों को पृथक्करण करते हैं। तो इस चालन विधि से हम लोग उसका पृथक्करण करते हैं।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन सी बातों को हम लोग को देखना और समझना है। तो इस विधि का उपयोग हम अपने घरों में अनेकों प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए करते हैं। यानी जो भी भोजन बनता है तो उसको हम लोग चलनी के माध्यम से पहले उसको पृथक्करण करते हैं, यानी अशुद्धियों को अलग करते हैं, इसके बाद उसका उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग घरों या मकानों या पुल पुलियों को बनाते समय बालू या रेत में उपस्थित बड़े आकार के कंकड़ पत्थर जैसे अशुद्धियों को छलनी के माध्यम से अलग अलग करते हैं। जैसे देखे होंगे आपके घरों में अगर मकान बनते होंगे तो उस टाइम आप देखे होंगे जो बालू होता है, तो बालू में थोड़ा बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर भी होता है, तो उसको चलनी के माध्यम से उसको चाला जाता है ताकि जो उपयोगी पदार्थ है वो चलनी के माध्यम से नीचे गिरता है और जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, वो चलनी में ऊपर ही छन जाता है। तो ये जो विधि है ये चालन विधि है जिसके माध्यम से हम लोग पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो चौथा विधि है पदार्थों का पृथक्करण करने की, वो है अवसादन। तो आइए हम लोग इसे भी देखते हैं कि अवसादन विधि के माध्यम से कौन से पदार्थों का हम लोग पृथक्करण करते हैं। तो आइए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो चौथा मेथड है अवसादन। तो जब किसी पदार्थ या ठोस पदार्थ में उपस्थित अशुद्धियों को हस्त चयन विधि से पृथक्करण नहीं कर पाते हैं तब इस विधि का उपयोग करते हैं। यानी जब भी किसी पदार्थ में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है, अगर उसे हम लोग हस्त चयन विधि के माध्यम से पृथक्करण नहीं करते हैं, जैसे हस्त चयन में हम लोग जान रहे थे कि एक का आकार बड़ा और एक का छोटा होना चाहिए ताकि हम लोग हाथ से आसानी से चुन सकें, चयन कर सकें। लेकिन जब उस हस्त चयन विधि के माध्यम से अगर हम लोग उसको पृथक्करण नहीं कर पाएंगे वैसे पदार्थों का, तब हम लोग अवसादन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे चना, दाल या चावल में मिट्टी के कण लगे होते हैं, थोड़ा बहुत लगे होते हैं मिट्टी के कण। जब उसमें पानी को मिलाते हैं तो इन ठोस पदार्थ में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं, कंकड़ पत्थर भी थोड़ा बहुत होते हैं, तो तल में अवसाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। यानी नीचे तल्ली में बैठ जाएगा। जिस बर्तन में चावल में पानी डालिएगा तो उस बर्तन में नीचे बैठ जाएगा उसमें मिट्टी का कण और कंकड़ पत्थर, तो उसी को नीचे बैठने को ही हम लोग अवसाद कहते हैं, अवसादन के नाम से जानते हैं। तो अवसादन विधि से हम लोग इस तरह से पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोग अवसादन विधि में कौन सी बातों को और जाननी है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों को जब जल द्वारा मिश्रित किया जाता है तो अशुद्धियाँ जो है वो तली पर बैठ जाती है और इस प्रक्रिया को अवसादन के नाम से जाना जाता है। यानी जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे तल में बैठ जाती है, तो उसे हम लोग अवसादन विधि के नाम से जानते हैं। और जो 5 नंबर है मेथड वो है निस्तारण। तो निस्तारण में क्या होता है, तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण कहते हैं। यानी अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, यानी उसको मिलाएंगे नहीं और बिना हिलाए उस जल को मिट्टी सहित उड़ेलने, यानी दूसरे बर्तन में डालना। उड़ेलना का मतलब दूसरे बर्तन में डालना। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को निस्तारण के नाम से जानते हैं। और जो 6 नंबर आप देख पा रहे होंगे वह है निस्यंदन। तो किसी भी तरल पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ठोस कणों के रूप में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो निस्यंदन कहलाती है। तो आइए हम लोग निस्यंदन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस विधि में तरल पदार्थ फिल्टर पेपर या उपकरण से बाहर निकल जाते हैं, परंतु उस तरल पदार्थ में उपस्थित ठोस पदार्थ के रूप में उपस्थित अशुद्धियाँ जो है वो फिल्टर पेपर यानी उपकरण में ही रह जाते हैं। यानी जो सबसे पहले हम लोग जिसमें जैसे चावल डालें और जिस बर्तन में रखे उसमें पानी हम लोग डाल दिए, तो पानी जब डालें तो जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, मिट्टी के कण होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो अवसादन प्रक्रिया है। और जब उसी चावल को जो पानी सहित मिश्रण किया हुआ है बिना हिलाए उसको दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, तो इस प्रकार से एक बर्तन में शुद्ध जो चावल हो गया और दूसरे बर्तन में पानी सहित जो है मिट्टी के कण और कंकड़ पत्थर चले जाएंगे। तो ये जो विधि हो गया ये निस्तारण हो गया। और अब जो कण हमें मिला उसमें फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर के माध्यम यानी कपड़ा का भी यूज कर सकते हैं। तो कपड़ा में जब हम लोग उसको डालेंगे तो जो तरल पदार्थ में उपस्थित जो ठोस पदार्थ के रूप उपस्थित में जो अशुद्धियाँ होगी
यानी उसमें जो ठोस पदार्थ होंगे वो ऊपर ही छन जाएंगे और जो शुद्ध होंगे वो नीचे चले जाएंगे पानी। तो इस प्रकार से इस विधि को हम लोग निस्यंदन विधि कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे कौन सी विधि है। तो नेक्स्ट जो मेथड है वह है वाष्पन। तो आइए हम लोग वाष्पन मेथड को समझते हैं। इस विधि के माध्यम से किसी भी पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं। तो जब सूरज की किरणें किसी भी जल पर पड़ती है तो वह गर्म होने लगती है और वह गैस के रूप में बदलने लगती है और उनका वाष्पीकरण होने लगता है। यानी जब भी सूरज की किरण किसी भी जल या पानी पर पड़ेगा तो आप देखे होंगे अपने आसपास तालाबों और पोखरों में कि पानी थोड़ा कम होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब सूरज की प्रकाश उस पर पड़ती है तो वो गर्म होने लगती है और वो गैस के रूप में बदलकर ऊपर उठने लगते हैं। समुद्रों के जलों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तथा समुद्र के जल से नमक वाष्पन विधि से ही प्राप्त करते हैं। यानी जो हम लोग नमक का यूज करते हैं तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो समुद्र में जो लहर उठते हैं तो समुद्र के किनारे पानी आते हैं और कहीं गड्ढा होता है तो पानी जमा हो जाता है और जब सूरज के प्रकाश उस पर पड़ते हैं तो पानी तो वाष्प के रूप में बदलकर ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन उसमें जो उपस्थित नमक है वो वहीं पे रह जाता है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग को और क्या जानना है इसके बारे में। तो आइए स्क्रीन पे आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि जब भी हमें नमक प्राप्त करनी होती है तो समुद्र के जल को निकाल कर एक जगह इकट्ठा करते हैं तथा उस पर सूरज की किरणों को पड़ने दिया जाता है। तब जल वाष्प बनकर बाहर निकलने लगती है और समुद्र के जल में उपस्थित जो नमक होती है वो तली पर नीचे जमा या बैठ जाती है और इस तरह समुद्र के जल से नमक को प्राप्त करते हैं। अर्थात वाष्पीकरण प्रक्रिया से समुद्री नमक प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब समुद्र का पानी जो बाहर किनारे पर आता है तो उस गड्ढा में इकट्ठा हो जाएगा और पानी वाष्प के रूप में बदलकर उड़ जाएगा, लेकिन जो नमक होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। यानी जो नमक जो प्राप्त करते हैं समुद्री जल से वाष्पीकरण प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ भी पदार्थों का पृथक्करण हो गया, यानी समुद्र का पानी और जो उसमें नमक हुआ उसको हम लोग अलग अलग पृथक्करण कर लिए। आइए अब हम लोग आगे जो मेन अब कुछ और टर्म है उसे हम लोग समझते हैं। तो स्क्रीन पर आप एक टर्म देख पा रहे होंगे, संतृप्त विलयन। तो आइए हम लोग संतृप्त विलयन को समझते हैं कि संतृप्त विलयन होता क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे संतृप्त विलयन, तो इसे जानने से पहले हमें 3 शब्दों को जानना जरूरी है। वह है घोल, घोलक और घुलित। तो इन 3 टर्म को जब हम लोग समझ जाएंगे तो संतृप्त विलयन को हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तो आइए हम लोग घोल को समझते हैं। तो जब हम पानी के साथ नमक को घोलते हैं तो उसे घोल कहते हैं। यानी जब हम पानी के साथ नमक उसमें डाल देते हैं तो वो जो घोल तैयार हुआ उसे घोल कहेंगे। अब इसमें घोलक क्या है, तो जब हम पानी के साथ नमक को मिलाते हैं तो पानी को हम घोलक कहेंगे, क्योंकि नमक को पानी में डाला गया है तो जिसमें डाला गया है तो वो घोलक हो गया। यानी पानी यहाँ घोलक के रूप में इस्तेमाल होगा। अब हम लोग आइए आगे समझते हैं कि आगे कौन सी बातों को हम लोगों को समझनी है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि घोलक तो हम लोग देख लिए। इसके बाद पानी एक बहुत अच्छा घोलक है। ये भी जानना जरूरी है कि पानी जो है एक बहुत अच्छा घोलक है, क्योंकि यह बहुत सारे अशुद्धियों को खुद स्वयं घोल लेता है, नहीं मिला लेता है। यानी पानी एक बहुत अच्छा घोलक है। तो घोल को समझ लिए कि जैसे जब हम पानी में अगर नमक को डाल रहे हैं तो एक घोल बन गया और इसमें जो पानी है वो घोलक के रूप में काम करता है। और ये भी जानना जरूरी है कि जल जो है एक बहुत अच्छा घोलक है। अब एक घुलित वर्ड को समझ लीजिए। तो घुलित वर्ड को भी आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि घुलित किसे कहेंगे, तो पानी के साथ मिश्रित नमक को घुलित कहते हैं। यानी पानी के साथ जो नमक मिलाया गया तो जो नमक है वो घुलित है। तो जब भी किसी नमक और पानी के विलयन में नमक यानी घुलित की मात्रा जो है वो घोलक यानी पानी की मात्रा से अधिक हो, अर्थात वह अवस्था जब नमक पानी में नहीं घुले, तो उस अवस्था या विलयन अर्थात घोल का संतृप्त विलयन कहलाती है। जैसे कोई पानी को आप ले लीजिए, उसमें नमक डालते जाइए घुलते जाएगा, लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा कि उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब नमक डालेंगे तो फिर वो उसमें नहीं घुलेगी। तो वह जो अवस्था होती है
उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि घोल क्या होता है, घोलक क्या होता है, घुलित क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या होता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, तो लाइन बाय एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है हम लोग उस लाइन बाय लाइन को देखेंगे, और उसके बाद उसमें जो प्रश्नोत्तरी अभ्यास है उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस और चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण में हम लोगों को क्या जानना और समझना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, चैप्टर 3 है पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। यानी हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं जिसमें हम लोग मिश्रण से किसी पदार्थ को अलग करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चित्र 3.1 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र 3.1 में कि चाय के पत्तियों को चालनित्र यानी छलनी द्वारा पृथक करना, यानी चाय बनाने के बाद हम लोग ये देखिए चाय छलनी से हम लोग इसको छान रहे हैं ताकि इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो छलनी में छन जाए, और जो उपयोगी है यानी जो उपयोगी जिसे हम लोग चाय लेने वाले हैं वो नीचे आसानी से गिर जाता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जैसे ही धान या गेहूं की फसल की कटाई होती है तो अनाज को भूसे से अलग करते हैं, भूसे को अलग करते हैं, और जो अनाज हम लोगों को उपयोगी है उसको हम लोग यूज करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। दूध का जब मंथन किया जाता है तो उसमें से मक्खन यानी क्रीम को निकाला जाता है। चित्र 3.2 में आप देख पा रहे होंगे, चित्र 3.2 आएगा फिगर, हम लोग वहाँ पे देखेंगे। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ऊँटते हैं। रेशा से जब हम लोग बीज को प्राप्त करना होता है तो हम कपास को ऊँटते हैं और उसमें से बीज को प्राप्त करते हैं। कदाचित अपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा, यानी उसमें ज़्यादा तीखा होगा तो उसको आसानी से निकालते हैं यानी पृथक करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, एक टोकरी में आम और अमरूद है तो उसको हम लोग आसानी से पृथक कर सकते हैं। यहाँ दलिया और पोहा को भी आप समझ लीजिए। पोहा होता है यानी जब चावल को हम लोग धान को गर्म करके और जब नम ही रहता है तो उसको कूट कर उसे चूड़ा के रूप में यूज करते हैं, और चूड़ा में कोई नमकीन चीज़ को मिला देते हैं, उसे ही पोहा कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? जैसे आम और अमरूद एक ही टोकरी में है तो उसको हम लोग आसानी से अलग अलग कर देंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना और समझना है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, वहाँ बताया गया था कि चित्र 3.2 में दूध या दही का मंथन करके मक्खन को निकाला जाता है। आप इस प्रकार का अपने घरों में देखे होंगे। अब देखिए स्क्रीन पर आगे हम लोगों को क्या जानना है। तो ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए। कह रहा है कि आम और अमरूद को अलग करना है तो उसको तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर छोटे छोटे पदार्थ होंगे तो उसको कैसे अलग करेंगे? यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है जिसमें बालू हो और नमक हो,
तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। यानी जब नमक और बालू को एक में मिला दिया जाए तो उसको हाथ से बीनना बहुत ही कठिन काम है। इसके बाद यहाँ पर पहेली कहना चाह रहे हैं कि परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। पहेली का कहना है कि हम लोग पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। तो आगे जवाब मिलेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि पदार्थों का पृथक इसलिए करते हैं ताकि जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अवयव है, जो उपयोगी नहीं है उसको अलग कर देते हैं, और जो उपयोगी चीज़ होता है उसे हम लोग ग्रहण करने के लिए पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिविटी है। तो आइए हम लोग एक्टिविटी में देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या कही जा रही है। तो सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों का कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक, इसके बाद आगे क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि सारणी 3.1 के बारे में कहा जा रहा है, तो हम लोग देखिए सारणी 3.1 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सारणी 3.1 में हम पदार्थों को पृथक्करण क्यों करते हैं इसको समझते हैं। और फर्स्ट कॉलम में है पृथक्करण प्रक्रम, उसके उद्देश्य के लिए हम पृथक्करण करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं, और पृथक्करण अवयवों को हम लोग क्या करते हैं। तो पृथक्करण प्रक्रम देख पा रहे होंगे, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, यानी चावल से जो कंकड़ पत्थर होता है उसमें उसको अलग करना। इसका उद्देश्य क्या है, तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। दो अलग अलग पदार्थ हैं यहाँ पे, एक चावल है और एक कंकड़ पत्थर है, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ है चावल उसको और उसमें जो कंकड़ पत्थर उसको अलग करते हैं ताकि जो चावल उपयोगी है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं, तो हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, यानी उसमें जो कंकड़ पत्थर है उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, तो अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, यानी जो अनुपयोगी है उसको हम लोग दूर कर देते हैं और अशुद्धियाँ को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। नेक्स्ट है चाय की पत्तियाँ का पृथक्करण, तो हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना, क्योंकि वो चाय छन्नी में छन जाता है। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने इस सारणी में देखा कि पृथक्करण प्रक्रम यानी कौन से पदार्थ को पृथक कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, और जब पृथक्करण जो पदार्थ है उसको क्या करते हैं। तो जो अपशिष्ट होते हैं जिसका कोई यूज नहीं उसको फेंक देते हैं, अगर यूजेबल होता है तो उसका हम लोग यूज करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी पदार्थ हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो अनुपयोगी होता है, जो हानिकारक होता है, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग अलग उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि एक टोकरी में आम और अमरूद है, तो दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आम खाना होगा तो आम खाएंगे, जब अमरूद खाने की आवश्यकता होगी तो अमरूद खाएंगे। तो दोनों उपयोगी हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग कर देते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं, यानी पदार्थ जो उसमें मिले हुए हैं, यानी किसी पदार्थ का मिश्रण है तो किसी का आकार छोटा और किसी का आकार बड़ा हो सकता है। ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। यानी वो जो पदार्थ हम लोग देखते हैं मिश्रण, ये ठोस का भी मिश्रण हो सकता है, द्रव का भी मिश्रण हो सकता है और गैसों का भी मिश्रण हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थ के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता होती है। तो कौन से पदार्थ को हम लोग कैसे पृथक्करण करेंगे, इसके लिए कुछ विधियां हैं, तो उन सभी विधियों को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी विधियों को देखेंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। तो अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कोई विधियों का उपयोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, यानी हम लोग डेली लाइफ में भी कुछ न कुछ पृथक्करण की विधियां का यूज करते हैं। जिसमें सबसे पहला है हस्तचयन। तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि हाथ से चुनना है।
तो इसमें पहले एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2 है। तो दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अनकन पाते हैं? यानी दुकान से कोई अनाज का पैकेट लाइए और उसको एक कागज पर फैला दीजिए और वहाँ पर देखना है कि क्या आप एक ही प्रकार का उसमें आप अनाज देख रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। तो क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अनकन तथा अन्य खाद्य कण है? यानी जो पैकेट लाए हैं तो उसमें कुछ पत्थर के टुकड़ा होगा, कुछ भूसिया होगा, टूटे हुए अनकन होंगे और कोई अन्य खाद्य कण होगा। अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अनकणों को इसे पृथक्करण कीजिए। यानी उसमें जो बेकार पदार्थ है, टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, भूसा है, टूटा हुआ अनकन है, उसको अलग करेंगे। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों, कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक्करण करने में किया जाता है। यानी हस्त चयन, हाथ से चुनते हैं। जैसे आप घरों में भी देखे होंगे, चावल बनाने से पहले उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं या कुछ भूसे होते हैं उसको अलग किया जाता है। तो ऐसे अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो इसको आसानी से हम लोग हाथ से चयन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये हस्त चयन के माध्यम से जो इसमें बेकार पदार्थ है उसको इस थाली से बाहर फेंक रहा है। अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन कर रहा है। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे थ्रेसिंग। आप नीचे थ्रेसिंग देख पा रहे होंगे। सेकेंड जो मेथड है वो है थ्रेसिंग, यानी पदार्थों के पृथक्करण करने की सेकेंड मेथड थ्रेसिंग। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। जैसे धान जब खेत में कटाई होती है तो डंठल देखे होंगे, उसमें अन्न कण बहुत सारे लगे होते हैं, उसी को गट्ठर कहते हैं। तो इसमें अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पाते हैं कि पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। आप देखे होंगे बहुत पहले सुखाया जाता है। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। देखे होंगे एक ही पौधा में ढेर सारा धान का अन्न लगा हुआ रहता है कण। किसान अनकणों को सूखे पौधों के कितने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक्करण करते हैं? यानी जो पौधा है, पौधा में अन्न कण लगा हुआ है धान का, तो उसको तो अलग किया जाता है। तो उसको इसी थ्रेसिंग मेथड से किया जाता है। आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जैसे आम और अमरूद तोड़ना होता है तो जाते हैं हम लोग पेड़ से तोड़ लेते हैं, लेकिन धान के पौधा से इतना छोटा छोटा अन्न कण को असंभव है तोड़ना, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक्करण किया जाता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। उसको तो हाथ से चुन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको थ्रेसिंग मेथड से इसको पृथक्करण किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, तो इस प्रक्रम से डंडियों को पीटकर, इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक्करण किया जाता है। चित्र 3.4 में आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति पीट रहा है और इस प्रकार से धान के पौधा से अन्न कण पृथक्करण हो रहा है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। पहले बैलों के माध्यम से किया जाता था, इसको दौनी कहते थे, लेकिन अब अधिकतर मशीनरी युग आ गया, मशीन से उसको थ्रेसिंग किया जा रहा है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, जो आजकल किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख पाएंगे जो नेक्स्ट मेथड हम लोगों के सामने आएगा वह है निष्पावन। तो इसके पहले क्रियाकलाप को देख लेते हैं 3 में। तो सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। कह रहा है कि सूखा रेत, बालू लीजिए, लकड़ी के कुछ बुरादे लीजिए अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर के रूप में मिला लीजिए और सभी को एक मिश्रण बना लीजिए। इसके बाद आगे क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो आगे स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर उसको रखना है, उस मिश्रण को, सूखा रेत, लकड़ी के बुरादा और सूखी पत्तियों के पाउडर को। मिश्रण को ध्यान से देखिए कि आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं।
क्या दोनों अवयवों के कणों के आप माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? जब बालू में लकड़ी का बुरादा मिला दिए, सूखे पत्तियों के पाउडर को मिला दिए, तो न वो हस्त चयन से हो सकता है और न ही वो थ्रेसिंग मेथड से हो सकता है। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण के प्लेट में तो समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट पर समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो इसी को निष्पावन मेथड कहते हैं। पावन यानी हवा से क्या हो जाएगा, अशुद्धियां उसमें से उड़ जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें तो क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई है? तो बिल्कुल हुई है, क्योंकि जो पाउडर के रूप में होगा, जो हल्के कण होंगे वो उड़ जाएंगे और जो भारी कण होगा, जो उपयोगी होगा, वो सीधे नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से निष्पावन मेथड से हम लोग पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो है निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक्करण करने में किया जाता है। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें जो अवयव उसमें है एक हल्का हो और एक भारी हो, तो उसको हम लोग निष्पावन मेथड से हम लोग पृथक्करण करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि साधारण किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। चित्र 3.5 में आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये निष्पावन मेथड से अनकण को पृथक्करण किया जा रहा है और भूसा जो है सो दूर उड़ जा रहा है और हवा की दिशा में इसको उड़ाया जा रहा है और जो उपयोगी अनकण है वो नीचे सीधे गिर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या देखना है। तो आगे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं, यानी नीचे ही गिर जाता है। अलग हुए भूसे के पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है, यानी जो बाहर में उड़ा दूर जाकर गिरा तो उसको मवेशियों को खिलाने के लिए चारा के रूप में यूज करते हैं और जो नज़दीक गिरा उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं वह है चालन। तो आइए हम लोग चालन मेथड को भी समझ लेते हैं कि पृथक करने का ये जो मेथड है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो चालन मेथड आप देख पा रहे होंगे कि कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलनी यानी छननी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। 3.6 में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यानी जब हमें रोटी बनानी होती है आटा से, तो आटा में भी अशुद्धियाँ रहती है, धूलकण मौजूद होते हैं, भूसे मौजूद होते हैं, कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं। तो उसको चलनी के माध्यम से जो अशुद्धियाँ होती है वो चलनी में छन जाती है, ऊपर ही रह जाती है और जो आटा होते हैं जिसका हमें उपयोग करते हैं रोटियों बनाने में, वो नीचे आसानी से गिर जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि आगे क्या कहा जा रहा है। तो आगे स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती है। प्राय आटे के मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। यानी आटा के मिल में जब जा रहा है तो उससे पहले जो उसमें कंकड़ पत्थर है, भूसे हैं, उसको अलग किया जाता है। गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। यानी निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद भी जो उसमें अशुद्धियाँ रह जाती है उसको हम लोग चालन मेथड से पृथक्करण करते हैं। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। यानी जब भवन या मकान बनते रहते हैं उस टाइम देखे होंगे रेत यानी बालू को चालते हुए, यानी उसमें जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है उसको पृथक्करण हम लोग इस मेथड से करते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या जानना और समझना है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चालन मेथड से ही रेत को चलनी किया जा रहा है, जो
बड़े कंकड़ पत्थर हैं ऊपर ही रह जाते हैं और जो उपयोगी है वो चलनी के माध्यम से नीचे गिर जा रहा है। यानी चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक्करण किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्रियाकलाप 4 यानी एक्टिविटी 4 को देखते हैं कि एक्टिविटी 4 में क्या कहा जा रहा है। तो कक्षा में एक चलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक्करण कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसके आटे के साथ मिलाइए। यानी आटा लाइए, अब चौक के पाउडर को उसी में मिला दीजिए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा पृथक्करण कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनको अमापों में अंतर हो पृथक्करण करने में किया जाता है। यानी चालन विधि से वैसे ही पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं जिसमें अगर दो उसमें पदार्थ मिले हुए हैं, दो पदार्थों का मिश्रण है, तो दोनों पदार्थों का जो माप है, साइज है, वो डिफरेंट हो। अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वह टॉपिक है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। तो अब हम लोग इन तीनों टर्म को समझेंगे, अवसादन को, निस्तारण को और निस्यंदन को। तो कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। यानी कभी कभी ऐसे पदार्थों का मिश्रण होता है जिसको निष्पावन मेथड से यानी हवा के झोंकों द्वारा अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक्करण नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां हम लोग कैसे पृथक्करण करते हैं? तो प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। देखे होंगे चावल बनाने से पहले चावल को या दाल को भी बनाने से पहले दाल को धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक्करण हो जाती है और ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है, यानी जल के साथ मिल जाती है। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब जल के साथ मिल जाएगी तो बर्तन की तली में कौन डूबेगा? चावल या धूल। क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? जब उसमें चावल से धोया जाता है, चावल धोते समय अपने घरों में देखेंगे कि चावल को धोते समय पानी और चावल को मिलाने के बाद फिर उसके बर्तन को टेढ़ा किया जाता है ताकि वो जो जिसमें धूल कण और मिट्टी के कण मिले हुए हैं पानी में वो बाहर आ सके। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, आइए स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी जब उस अन्न में, उस चावल में पानी मिलाए हैं तो जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, उसी को हम लोग अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। और जब उसमें पानी को मिलाए हैं तो मिट्टी के कण तो उसी में मिल गए, तो जब उसको उड़ेलेंगे दूसरे बर्तन में तो उसको हम लोग निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिट्टी एवं जल का मिश्रण है इस गिलास में, और इसको फिर जो मिट्टी और पानी जब मिल गई तो उसको दूसरे गिलास में इसको उड़ेला जा रहा है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं कि आगे और क्या कहा जा रहा है। तो आप इस फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में क्या कही जा रही है कि किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक्करण करना। इस फिगर में दर्शाया गया अवसादन यानी जो नीचे बैठ गया भारी कण और इसके बाद दूसरे बर्तन में उसको उड़ेला गया तो ये आपका निस्तारण हो गया, और जो नीचे तली में बैठ गया वो अवसादन हो गया। तो आगे आइए, आगे हम लोगों को और इसके बारे में क्या जानना है और क्या समझनी है। तो यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है, क्योंकि जब जल में तेल डालेंगे तो तेल ऊपर ही रह जाएगा, तो उसको निस्तारण विधि से दूसरे बर्तन में डाल देंगे। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा या रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उससे निस्तारण द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। यानी जल में जब तेल डालेंगे और कुछ देर तक छोड़ देंगे तो तेल ऊपरी लेयर बना लेगा। इसके बाद उसको दूसरे बर्तन में, यानी उसको निस्तारण कहते हैं, दूसरे बर्तन में डाल देंगे ऊपरी परत को। तो इस प्रकार से जल और तेल आपस में पृथक्करण हो गए, तो इसको निस्तारण कहते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें।
चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं, यानी छन्नी का उपयोग करते हैं ताकि उसमें जो पत्तियां हैं ऊपर ही रह जाए। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। जब चाय छन्नी से छान लेते हैं तो उसमें भी कुछ पत्तियां मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। यानी अब उसको छन्नी में डाल दीजिए। अब चाय की जो सारी पत्तियां हैं वो ऊपर ही छन्नी में रह जाएगी, तो इसको निस्यंदन कहते हैं, यानी फिल्टर करना कहते हैं। चित्र 3.1 में दिखाया जा रहा है, जो फर्स्ट में हम लोग देखे थे। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किए गए जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद, यानी हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो पृथक्करण की कुछ विधियां द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। उसमें अगर कोई अशुद्धियां हैं तो उसको पीने से पहले हम लोग उसको पृथक्करण कर लेते हैं। अब आगे क्रियाकलाप 5 में देखना है कि क्रियाकलाप 5 यानी एक्टिविटी में 5 में क्या कही जा रही है। तो आइए देखिए क्रियाकलाप 5 में क्या कही जा रही है। तो तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, पंकिल यानी कीचड़ लीजिए, वैसा मिट्टी जो गीली हो। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। एक गिलास में थोड़ा सा मिट्टी मिला देना है। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। यानी उस जल में मिट्टी को मिलाने के बाद कुछ देर तक के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें को परीक्षण कीजिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास पे उड़े लिए। चित्र 3.8 में हम लोग देखे भी हैं। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? तो जो मिट्टी नीचे बैठ गई वो अवसादन हो गया, और इसके बाद जब उसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा करके उसको दूसरे गिलास में चेंज कर दिए तो वो निस्तारण हो गया। इसके बाद आगे क्या कही जा रही है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है कि क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। यानी पहले तो उसका अवसादन हो गया, जो नीचे बैठी, दूसरे बर्तन में उड़ेल दिए तो निस्तारण हो गया, लेकिन अभी भी कुछ पानी में थोड़ी बहुत अंश है, तो उसको हम लोग छन्नी के माध्यम से छान देंगे और इसको हम लोग निस्यंदन बोलते हैं। आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में कर सकते हैं। यानी सबसे पहले जो कीचड़ वाला जो जल लिए, मिट्टी जिसमें मिला हुआ है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जब मिट्टी के कण नीचे बैठ गया वो अवसादन हो गया। जब मिट्टी के कण नीचे बैठ गया और ऊपर पानी हो गया तो पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेल दीजिए, उसको निस्तारण कहेंगे। लेकिन अभी भी उस पानी में थोड़ा बहुत मिट्टी के कण रहते हैं तो उसको छलनी के माध्यम से छान देंगे और इस मेथड को निस्यंदक बोलते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे क्या हम लोगों को देखना है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, यानी वही फिल्टर पेपर के माध्यम से, यानी उसमें कपड़ा का यूज कर सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 3.9 में हम लोग देखेंगे। फिल्टर पत्र का उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। चित्र 3.10 में हम लोग उसको भी देखेंगे। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाता है, फिल्टर पत्र पर वही रह जाता है, ऊपर ही रह जाएगा कण, और जो शुद्ध जल है वो नीचे
गिर जाएगा। जैसा कि आप फिगर में आप सभी देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है, नीचे शुद्ध पानी गिर जा रही है और जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे वो इसी चाय छन्नी में आ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या कही जा रही है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक्करण किया जाता है। जूस पीने जाते होंगे तो देखे होंगे वो चाहे छन्नी से उसको छानता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। पनीर बनता है तो देखे होंगे, उसको कपड़ा में लपेट के टांग दिया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस भी मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी ठोस और द्रव दो प्रकार का हो जाता है। तो ठोस तो उसी कपड़ा के अंदर रह जाता है और द्रव नीचे की ओर गिर जाता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े की छेचनी से फिल्टर करके पृथक्करण किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो मेथड देखेंगे वो वाष्पन देखेंगे। तो आइए हम लोग वाष्पन को भी बारी बारी से समझ लेते हैं कि वाष्पन में क्या कही जा रही है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 6 है, तो एक्टिविटी 6 को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्रियाकलाप 6 में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। यानी एक थोड़ा सा जल लीजिए एक बीकर में और उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या कही जा रही है। तो इसके बाद कही जा रही है कि क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। हिलाने के बाद क्या बीकर में कोई नमक देखते हैं। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबालकर उड़ने दीजिए, बीकर में क्या बचता है। यानी जब उसमें नमक मिला देंगे और पूरी तरह से घोल देंगे तो कुछ देर के बाद नमक पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको कुछ देर गर्म कीजिए तो इससे क्या होगा कि पानी उसमें से उड़ जाएगा और सिर्फ नमक बच जाएगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म किया जा रहा है। तो इस क्रियाकलाप में हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझिए कि इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। जब उसको गर्म किए तो वाष्पित होकर जल ऊपर हवा में चला गया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी जल को जब वाष्प में परिवर्तन कर दिया गया तो उसी प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। यानी आसपास भी तालाब और पोखर में देखे होंगे कि पानी जब होती है तो और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी वहाँ से धीरे धीरे कम होती जाती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि समुद्री जल में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और इस प्रकार से वहाँ से नमक हम लोगों के प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आगे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाएगा तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। चित्र 3.12 में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यानी समुद्री जल जब किनारे आती है गड्ढा में वो जल जमा हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो जो उसमें जल है वो वाष्पित होकर वो उड़ जाता है और सिर्फ नमक बच जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोगों को इसमें क्या समझनी है। तो इस प्रकार से यहाँ हम फिगर देख पा रहे हैं चित्र 3.12 में कि समुद्र जल से नमक को प्राप्त किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक गड्ढा, इसमें आके समुद्री पानी जम गया है और इसमें से पानी वाष्पित होकर बाहर चला गया और नमक जो है यहीं पे रह गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, यानी पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का हम लोग उपयोग कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। जो अलग अलग हम लोगों ने विधियाँ देखी है, हस्तचयन देखा, निष्पावन देखा, अवसादन देखा, निस्तारण देखा, निस्यंदन देखा और निष्पावन देखा।
तो प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी जो जैसे पदार्थ होता है उसके अनुसार उन सभी विधियों का उपयोग करते हैं। अब नीचे आप क्रियाकलाप 7 यानी एक्टिविटी 7 देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देखते और समझते हैं। तो क्रियाकलाप 7 में कही जा रही है कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, यानी बालू और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक्करण करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। यानी बालू और नमक को मिला देंगे तो हम लोग बालू और नमक को हस्त चयन के माध्यम से पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। इसके लिए क्या करिए कि बीकर में और नमक और बालू के मिश्रण को डाल दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है, तो रेत जो है क्या होगी, तली में बैठेगा। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है कि आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था। तो इससे क्या होगा कि अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक्करण करेंगे। सबसे पहले बालू और नमक को अलग किए, फिर पानी में से नमक को अलग कर देंगे। इसके बाद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अब इस जो निस्तारित द्रव है, यानी अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक्करण करेंगे। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म करिए। अब केतली की टोंटी से भाप निकलते देखेंगे और जब भाप निकल जाएगी तो उसमें से सिर्फ नमक बच जाएगी। आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर फिगर भी देख पा रहे होंगे कि वाष्पन द्वारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इससे भाप निकल रहा है, इसमें से पानी बाहर आ जाएगी वाष्प बनकर। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। एक धातु का प्लेट लेना है जिस पर कुछ बर्फ़ रखा है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया है। फिगर अभी जो हम लोगों ने अभी देखा, दर्शाया गया है कि आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए, यानी जितना भी उसमें जल है उसको भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जो है वो जल बन जाती है। यानी जो वाष्प के रूप में बाहर जा रही थी तो वो बर्फ़ के संपर्क में आने से वो फिर दोबारा जल बन जाएगी। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। यानी जो जल वाष्प थी अब वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगी। क्यों होने लगी? तो जो भाप बाहर की ओर आ रहा था, फिर बाहर वो बर्फ़ जो ठंडा था उसके संपर्क में आया और वह जो वाष्प है जल वाष्प बनकर जो ऊपर की ओर जा रहा था तो पुनः पानी के बूंद के रूप में गिरने लगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को और क्या चीज़ देखना है। तो क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जैसे ही हम लोग पानी गर्म करते हैं तो और उसको जो ढक्कन रहता है उसमें देखे होंगे जल को बूंद के रूप में उसमें लगा रहता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक हम लोग इसको पृथक्करण कर लिए। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसे नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था और फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि और नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी पहेली के बारे में कहा जा रहा है। तो इसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति, यानी रेत में से जो नमक थी उसको नहीं कर पाए, परंतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्ति कर पाए। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी? तो इसका जवाब भी हम लोग आगे इसी में मिल जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे और चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें क्या कही जा रही है? तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। अधिकतर पदार्थ जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। तब हम
उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाया जाए तो क्या होगा। इसका कहना है कि अगर मान लिया कि कोई जल में हम लोग नमक डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कोई एक ऐसा समय आएगा कि नमक, पानी की मात्रा तो कम हो जाएगी, तो नमक फिर घुल नहीं सकता है। तो इसको अब हम लोग एक्टिविटी 8 के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। एक बीकर अथवा गिलास ले लीजिए, एक चम्मच ले लीजिए, नमक ले लीजिए और जल की आवश्यकता पड़ेगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलयित कीजिए जब तक वह पूरी तरह से घुल नहीं जाए। यानी एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें नमक डालते जाइए, नमक डालते जाइए जब तक वो पूरी तरह विलोड़ित न हो। इस प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए, यानी नमक को उसमें मिलाते जाइए। अब आगे क्या होगा इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है। एक ऐसा समय आएगा कि उस पानी में नमक डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि फिर नमक उसमें घुल नहीं पाएगा। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी एक ऐसा विलयन का स्टेज जब किसी जल में नमक को डालते जा रहे हैं या चीनी को डालते जा रहे हैं, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब उसमें नमक या चीनी फिर घुल नहीं पाएगा, तो इस स्टेज को संतृप्त विलयन कहते हैं। यह एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने, यानी रेत में पहेली ने जब वो एक्टिविटी की थी, पहेली ने रेत में, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था, यानी अधिकतर नमक को उसमें डाल दिया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक था। अविलेय नमक रेत के साथ मिल गया और जिसे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सका। अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपने समस्या का हल कर सकते थे, यानी उसमें और पानी डालते तो और जो नमक था वो भी नमक उसमें घुल जाता। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारा नमक का घोल घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं और इसको क्रियाकलाप 9 में देखते हैं। तो बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक उसमें और नमक पूरी तरह से घुल न जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, तो बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, क्या अब यह घुल गया। यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। यानी जब किसी पानी में नमक को डाल रहे हैं, एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसमें पानी की मात्रा कम होगी और फिर नमक नहीं घुलेगी। लेकिन उस नमक और पानी के मिश्रण को जब हम लोग गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, उसमें और नमक अगर डालते हैं तो फिर उसमें वो घुलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे स्क्रीन पे। तो इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर को तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। यानी उस पानी में नमक डाल रहे थे, लेकिन एक ऐसा स्टेज आया, एक ऐसा स्थिति आया जब उसमें और नमक नहीं घुल रहा था, लेकिन जब उसको गर्म किए तो उसमें और नमक डाला जाने लगा। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है, आइए पता करते हैं। अब क्रियाकलाप हम लोग 10 को देखते हैं। तो 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाना है। यानी 1 गिलास में नमक मिलाना है और उसको क्या करना है, उसको तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। यानी उस नमक को जब तक उसमें विलोड़ित कर जाइए जब तक पानी में घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए और 1 चम्मच नमक की मात्रा उसमें डालते रहिए जब तक उसमें घुलते ना जाए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घुली गई है सारणी 3.2 में लिखते जाइए। ये जो सारणी दिया गया है इसमें नमक की मात्रा चीनी जो चम्मच से डालना, चम्मच की संख्या डालिए कि कितना उसमें घुला। ये ऐसा इसलिए प्रयोग करने के लिए कि उसमें गर्म करने के बाद फिर और देखेगा कि उसमें और कितना नमक डाला गया।
अब इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे कि इस क्रियाकलाप को चीनी में भी दोहराइए। आप इसका जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों का विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, यानी किसी भी पदार्थ को जब द्रव में उसको मिलाएंगे, घोलेंगे तो विलयन बनेगा। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त, यानी किसी भी विलयन में कोई पदार्थ जब नहीं घुल पाएगा उस स्टेज को संतृप्त विलयन कहेंगे। अब आइए कुछ प्रमुख शब्द है, तो इन प्रमुख शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। मंथन, तो मंथन शब्द आया था, हम लोगों को लाइन बाय लाइन देखे थे। संघनन क्या था, इसको भी देख लिए। निस्तारण क्या था, इस चीज़ को भी देख लिए। वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, इन सभी वर्डों को अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ सारांश है, तो सारांश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है एनसीईआरटी के बुक से, क्योंकि ये पूरी एक चैप्टर का निचोड़ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसकी अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियाँ हैं, यानी ये सभी विधियाँ हैं जिसे हम लोगों ने अभी देखा इस बुक में। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है, यानी अनाज में जो भूसा और पत्थर होता है उसको हस्तचयन के माध्यम से हम लोग पृथक्करण कर लेते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है, जिसको हम लोग निष्पावन विधि में पढ़ें कि किसी भी अनाज में भारी कण और हल्का कण मौजूद रहते हैं तो उसको निष्पावन विधि से हम लोग पृथक्करण करते हैं। किसी मिश्रण के कणों के आपस में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है, यानी किसी मिश्रण में कण का आमाप में अंतर हो, कोई छोटा कोई बड़ा साइज है, तो उसको चालन मेथड से या निस्यंदन मेथड से हम लोग उसका पृथक्करण करते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाता है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक्करण किया जाता है। अरे रेत और जल का जब मिश्रण है तो रेत तली में बैठ जाता है, उसको अवसादन कह देते हैं, और उसके बाद उसमें जो जल है उसको दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं, वो निस्तारण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग पृथक्करण करते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट है, तो इन सभी पॉइंटों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक्करण करते हैं, यानी द्रव में कुछ अविलेय पदार्थ है जो उसमें विलेय नहीं हो सकते हैं, तो उसको निस्यंदन प्रक्रिया से हम लोग पृथक्करण करते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक्करण करने में किया जाता है, यानी वाष्पन मेथड के माध्यम से द्रव में जो घुले ठोस पदार्थ हैं उसको अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक नहीं घुल सकता है वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी जल में चीनी को मिला रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, कुछ एक ऐसा स्टेज आएगा फिर उसमें चीनी नहीं घुलेगा, तो वह संतृप्त विलयन हो गया। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि जल में चीनी को मिला रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, एक ऐसा स्टेज आएगा कि नहीं घुलेगा, फिर जब उस जल को गर्म करेंगे, उस गर्म पानी को जब गर्म करेंगे तो उसमें और चीनी डाला जा सकता है। जल जो है विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं को घोलता है, यानी चीनी और नमक की मात्रा अलग अलग उसमें घोली जा सकती हैं। अब हम लोग यहाँ अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। 10 तो क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण इस चैप्टर का नाम है। और जो क्वेश्चन फर्स्ट है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। यानी किसी भी मिश्रण में जो विभिन्न अवयव होते हैं उसको पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण के साथ बताना है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं।
तो किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। यानी किसी भी पदार्थ का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो जो उसमें से हानिकारक या जो गैर उपयोगी है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसको हटाने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग पृथक्करण करते हैं। और इसके बाद उदाहरण के रूप में हम लोग आगे देखेंगे कि उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम हस्त चयन विधि द्वारा चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़े जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को हम लोग अलग करते हैं। चावल में जो कंकड़, पत्थर और भूसी होता है उसको अलग करते हैं। चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कण जैसी अशुद्धियाँ को अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से 2 उदाहरण हो गया। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वह है कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, यानी निष्पावन क्या है और यह जो है कहाँ उपयोग किया जाता है। तो किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे के भारी अनकणों से पृथक्करण करने के लिए करते हैं। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक्करण करेंगे। तो पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को हस्त चयन विधि के माध्यम से उसको पृथक्करण कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि चालन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आइए चालन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि चालन क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। अलग अलग आकार का जो मिश्रण जो होते हैं पदार्थों का, तो उसमें छानने की जो प्रक्रिया होती है और वही चालन है। तो छलनी समान आकार वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में ही रहती है। आटा मिलों में आटों से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का और कहाँ प्रयोग किया जाता है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से जहाँ घर बनता है, आप देखे होंगे बालू को चाला जाता है ताकि उसमें जो कंकड़ पत्थर और जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसको अलग किया जा सके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक्करण करेंगे। यानी बालू और जल का मिश्रण है तो उसमें बालू और जल को अलग कैसे करेंगे। तो रेत और जल को इनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। और देखिए उसमें क्या स्टेप फॉलो किया जा सकता है, उसे आप स्क्रीन के माध्यम से देखिए कि एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ दीजिए जिसमें बालू और जल हो। कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, यानी तल में बालू जम जाएगी, इसे अवसादन कहेंगे। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे, इसको निस्तारण करेंगे। हम रेत के बारीकणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी करेंगे और इसे हम लोग निस्यंदन कहेंगे। यानी जब बालू नीचे बैठ जाएगी, उस पानी जो ऊपर बन गया, पानी का लेप ऊपर बन गया, तो उसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे, उसको निस्तारण करेंगे। और उस पानी में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कण हो सकता है तो उसको फिल्टर पेपर के माध्यम से छान देंगे और इस प्रोसेस को हम लोग निस्यंदन कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। यानी आटा और चीनी मिला हुआ है तो क्या संभव है, अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे। तो किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। यानी चालन विधि के माध्यम से आटा और चीनी के मिश्रण को पृथक्करण कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल को कैसे प्राप्त करेंगे। यानी ऐसा जल जिसमें मिट्टी का कण है तो उसको हम स्वच्छ जल उससे कैसे प्राप्त करेंगे। तो पंकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होगी। और वो कौन कौन से चरण होंगे, वो कौन कौन से स्टेज होंगे,
जिससे पंकिल जल से हम लोग स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। तो एक कंटेनर में पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियाँ जमा हो जाएगी, यानी मिट्टी के कण नीचे जम जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग अवसादन कहेंगे। ऊपरी परत यानी जो साफ पानी की है उसे दूसरे कंटेनर में डाल देंगे और इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से या किसी कपड़ा के माध्यम से छान लेंगे और इस प्रक्रिया को निस्यंदन करेंगे। इस प्रकार से पंकिल जल के नमूने से हम लोग स्वच्छ जल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि रिक्त स्थान को भरना है। तो धान के दानों के डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, तो थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई इस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया निस्यंदन है, जो फिल्टर पेपर के माध्यम से हम लोग पृथक्करण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ग है रिक्त स्थान में। तीसरा क्वेश्चन है कि समुद्र के जल से नमक जो है किस विधि प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कही जा रही है। इसमें कही जा रही है कि जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। उसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक्करण कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निस्तारण कहते हैं। क्योंकि जब पंकिल जल मान लिया कि बाल्टी या गिलास में रख देंगे तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। इस प्रकार से उसको दूसरे बर्तन में उड़ेल देंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में सत्य और असत्य है, यानी कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। तो दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक्करण किया जाता है, तो गलत है। दूध और जल को हम लोग निस्यंदन प्रोसेस से नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग को वाष्पन मेथड का यूज करना होगा, जिसमें जल जो है वाष्प के रूप में निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि नमक और चीनी को भी हम लोग निष्पावन मेथड से नहीं, इसको भी हम लोग वाष्पन मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें निस्तारण और निस्यंदन का भी प्रोसेस यूज करना होगा। इसके बाद ग और घ में आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि चाय के पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, ये भी गलत है। चाय के पत्तियों को चाय से पृथक्करण करने के लिए हम लोग चालन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें छन्नी से उसको छाना जाता है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यह जो है वो निष्पावन मेथड से किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है, यानी चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। अब बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घुलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि जब कोई चीज़ गर्म रहेगा, पानी गर्म रहेगी, तो उसमें ज़्यादा कोई दूसरा पदार्थ घुल सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हमें बर्फ़ डालने से पहले चीनी घोलना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। हम पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले जो है अधिक चीनी को घोल सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने सभी टर्म को देखा, एनसीईआरटी के इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखा, सभी क्वेश्चन को भी देखा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल टीचर प्रमोद कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट